हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की तारीख में अगर कोई फ्लड उसके बाद में कोई दूसरा हॉट टॉपिक है अभी वर्ल्ड के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उसको हिंदी में हम बोलना चाहेंगे मुद्रास्फीति, और गुजराती में अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसको बोलेंगे फुगावो। मतलब ये इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों हो गया है पिछले आप देखेंगे तो जब से कोविड आया है। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 से, जब से लॉकडाउन काफ़ी कंट्री में लग चुका है, अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रियों के अंदर विथ रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन है। टाइम टू टाइम उसमें चेंज होता है, लेकिन ये सभी के पीछे जो मेन रीज़न है उसकी वजह से काफ़ी लंबे लॉकडाउन गए हैं। उसकी वजह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो पूरी डीरेल हो गई थी। उसको ट्रैक पे लाने के लिए सभी कंट्रियां अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्फ्यूज़न कर रही है, मनी लैंडिंग कर रही है। मतलब वो ऐसे पैकेज दे रही है कंट्री के अंदर, ऐसी फैसिलिटी दे रही है जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश करे। और अगर ट्रैक पे आ गई है तो वो अपनी गति पकड़े। कहने का मतलब क्या है कि अपनी इकोनॉमी को वो जितनी जल्दी हो सके, मतलब बिफोर कोविड की जो सिचुएशन थी उसमें लाना चाहते हैं। अभी बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्टर प्री कोविड के लेवल पे पहुंच गए हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें कुछ यूएसए है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है और फ्रांस, अगर वहाँ देखेंगे, और यूरोप में भी कुछ कंट्री है। तो ये सब कंट्री के अंदर आप देखेंगे तो बहुत से सेक्टर, सभी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो प्री कोविड की सिचुएशन थी वो सिचुएशन में पहुंच गए या पहुंचने वाले हैं। तो ये सब के माहौल में इन्फ्लेशन का क्यों इतना चर्चा हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक सामान्य आदमी को भी इफेक्ट करती है और बड़े से बड़े आदमी को भी इफेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँ तो जो बड़े आदमी हैं या जो ज़्यादा रीच पीपल है उनको ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं आता है, क्योंकि उनके पास में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, काफ़ी ज़्यादा मनी पावर होता है, इसलिए उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्फ्लेशन का और मुद्रास्फीति का जो एक कॉमन आदमी है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि जो मनी होता है उसका परचेजिंग पावर कम होता जाता है। मतलब कहने का मतलब है रुपए की वैल्यूएशन डीवैल्यूएट होती जाती है, जिसकी वजह से, जो एग्जांपल देना चाहूँगा, जो 100 रुपये में पहले हम चीज़ खरीदते थे वही चीज़ अब 100 रुपये में बहुत कम आने लगती है, क्योंकि 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है। उसी को हम बोलते हैं फुगावो, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। ये सभी पॉइंट बहुत ही मायने रखते हैं आज की तारीख में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सब बातों का हमारे को मार्केट से क्या लेना देना। मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, यही बात बहुत ही मेन है और ये पिलर है पूरी। आप देखेंगे तो पूरे यूएस के जो फेडरल गवर्नर है वो इस पे बात करते हैं, दुनिया के इकोनॉमिक्स इस पे बात करते हैं। इंडिया के गवर्नर की बात करूँ शक्तिकांत दास जी, वो इस पे बात करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि पूरा विश्व इन्फ्लेशन को लेकर के चल रहा है। इन्फ्लेशन इज ए की पॉइंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब मैं आता हूँ कहाँ पे किस हिसाब से इन्फ्लेशन है और क्या इफेक्ट डाल रहा है वो। तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में और गवर्नमेंट के पास में, वैसे इसमें इम्पैक्ट गवर्नमेंट का भी होता है और मेन रोल इसके अंदर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का। वो इसमें की रोल अपना अदा करती है। वो उसके पास में कई टूल ऐसे होते हैं, कई ऐसी पॉलिसीज होती है जिसके थ्रू वो इसको कंट्रोल करती है। अब मैं आपके पास में आना चाहूँगा, जो मैंने डेटा कुछ शेयर कर रहे हैं गूगल से वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास और उनकी टीम, उन्होंने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं उसके अंदर उन्होंने 5.1% डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो वो जो आरबीआई का और जो डेडलाइन थी 6% की उसके भी ऊपर निकल गया था, दैट इज 6.26%। अभी फिलहाल उसके नीचे है, लेकिन एक दफ़े उसने उसको भी ब्रेक किया है। अब मैं आता हूँ जर्मनी।
आपको जर्मनी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जर्मनी के अंदर अभी फिलहाल 3.8% इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि 13 ईयर्स मतलब 1 डिकेड से भी ज़्यादा 13 साल का हाईएस्ट है इन्फ्लेशन। आप सोचिए 3.8% भी 13 साल का हाईएस्ट है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, फिर ये सब जो डेवलप कंट्री है यूरोप की, वहाँ पे 1% बहुत ज़्यादा कहलाता है। 1% इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा कहलाता है। अगर 3.8 होता है तो वो 13 साल से सबसे हाईएस्ट है। सोचिए अब 2022-23 तक, 23 के एंड तक वो इसको 1.5% लाने की बात कर रहे हैं। ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था आपको। अब मैं आता हूँ यूके के ऊपर। यूके के अंदर 2.1 से लेकर के 2.5% तक का है वहाँ पे इन्फ्लेशन फिलहाल। और अगर फ्रांस की बात करूँ तो 0.5% से 1% का है। तो कहने का मतलब है ये इन्फ्लेशन ये दर्शाता है कि वहाँ पे कॉमन आदमी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। आज की तारीख में अगर मैं इंडिया पे आऊँ तो अगर 5.1% भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब है इट्स ए वेरी वेरी हाई। अगर हमारा इन्फ्लेशन 3%, 2.5%, 4% अगर चलता है तो वो सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन अब उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप हो चुके हैं सेबी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। अलग अलग टाइप के ये जो पॉइंट दिए जाते हैं वो बताए जाते हैं। उसमें मुद्रास्फीति आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है, थोकबंद बाजार का होता है और बहुत सी चीज़ों का होता है। लेकिन अभी हमको जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है वो सीपीआई की ही बात करूंगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी की बदौलत आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आते हैं और वो बदलाव के थ्रू जो मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू दे आर मैनेजिंग इन्फ्लेशन, उसको वो मैनेज करते हैं। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस मार्केट में बढ़ जाता है। अगर अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक होती है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, या इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाती है तो ऐसे पैकेज वो डिक्लेयर करती है या ऐसे टूल यूज़ करती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो, मतलब जिससे कि मनी पावर कम हो जावे। मतलब जो लोगों के पास में इजीली मनी जा रही है उसके अंदर वो कुछ ऐसे रूल्स लगा देती है जिसकी वजह से मनी का फ्लो है वो मार्केट में स्लो हो जाता है और उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है और इन्फ्लेशन डाउन होने लगता है। ये सब इकोनॉमी के नियम है, उसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इतना बोलूँगा आपको कि इन्फ्लेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एज पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो यही मैटर है आज। इसी को लेकर के पूरे विश्व में आप देखेंगे तो जापान में इतना ज़्यादा, जापान में तो वैसे कम है लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा बता रहे हैं। अब मैं आऊँगा जर्मनी के अंदर जो 3.8 बताया, इतना होने के बावजूद भी वो ऐसा बात कर रहे हैं कि अभी भी वो फोकस करेंगे ग्रोथ पे। और अगर मैं आपको यूएसए के ऊपर आऊँ तो यूएसए के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में 5.4% है, उसका बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पिछले 1 महीने से। आप देखेंगे तो पूरे यूएसए के अंदर फेड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको कर्व करने के लिए, क्योंकि 5.4 इट्स ए टू मच फॉर द यूएस इकोनॉमी एंड यूएस कल्चर और यूएस कंट्री के लिए मैं बोलना चाहूँगा। तो अभी भी वो यही बात कर रहे हैं। जेरोमी पावेल की जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला कि अभी भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं आई है। जॉब क्रिएशन हो रहा है लेकिन जो उनके मन में है, मतलब जो उनके मन में है, जो उनके टीम के अंदर जो डिसाइड किया उस लेवल तक अभी इकोनॉमी पहुंची नहीं है। इसलिए वो अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एसेट्स बाइंग के अंदर स्लो डाउन करने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको मैं खाली मोटा मोटी यही समझाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन का पॉइंट इक्विटी मार्केट के लिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये एक हमको एजुकेशन टाइप का इंफॉर्मेशन देता है। आज सैटरडे है और संडे को हम इस टाइप का वीडियो में डालता हूं जो हमको बहुत सी चीज़ में एजुकेट करता है और हमको आने वाले मार्केट के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। ये मेरा इसके पीछे का मोटो है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मेरे को अपने कमेंट भेजें, और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को अपने कमेंट के थ्रू मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। लास्ट में यही बोलूँगा, दिस इज़ माय ओन स्टडी, आई हैव मेक माय
decision as per my study. If you want to take some decision, you will take as per your guideline by expert. अब मैं आपको बोलूँगा लास्ट में, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो है उसका इंटीमेशन आपको मिले। यही बोलूँगा लास्ट में आपको कि हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ ज़्यादा नई और इफ़ेक्टिव जानकारी के साथ में। थैंक यू।